हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं बीवी यादव, आपका बायो टीचर। बच्चों, आज आनुवंशिकता तथा जैव विकास नामक चैप्टर शुरू किया जाएगा और इसके अंतर्गत पहले हम लोग आनुवंशिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। जीवों की संतति में माता पिता के गुणों में समानता तथा विभिन्नता क्यों आ जाती है? यानी माता पिता से जो संतान उत्पन्न होती है उसमें विभिन्नता क्यों आ जाती है, यह एक क्वेश्चन अराइज होता है। तो आप जानें कि जो विभिन्नता है यह अलैंगिक जनन में और लैंगिक जनन दोनों में आती है, लेकिन अलैंगिक जनन में कम रहती है और लैंगिक जनन में अधिक रहती है। अलैंगिक जनन में अस्थायी रूप से रहती है और लैंगिक जनन में अस्थायी रूप से हो जाती है। अलैंगिक जनन में डीएनए प्रतिकृति यानी डीएनए की जो कॉपी बनती है उसको प्रतिकृति कहते हैं। तो अलैंगिक जनन में डीएनए की प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण बहुत कम विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। और जैसे कि जब एक जीवाणु की कोशिका विभाजित होकर के दो संतति जीवाणु की कोशिका बनाती है तो उसमें समानता रहती है, लेकिन जब ये दोनों फिर विभाजित होती हैं और 4 कोशिकाएं बन जाती हैं तो पहली वाली कोशिका से इनमें काफ़ी अंतर आ जाता है या काफ़ी इसमें विभिन्नता दिखाई पड़ती है। अब लैंगिक जनन जो होता है वह 2 युग्मकों नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से होता है। नर युग्मक वह पिता से और मादा युग्मक माता से आता है। अब माता पिता से जो संतान उत्पन्न होती है उसमें जो विभिन्नताएं आती हैं वह अलैंगिक जनन के कम परिजन में अधिक अस्थायी होती हैं। क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि लैंगिक जनन में माता पिता 2 अलग अलग आनुवंशिक जीन वाले होते हैं, इसलिए उनकी संतान में जो विभिन्नता आती है वह अधिक अस्थायी होती है। और अलैंगिक जनन में एक ही जीव से उसकी संतान उत्पन्न होती है, इसलिए उसमें समानताएं अधिक रहती हैं, विभिन्नता बहुत ही कम आ पाती है। माता पिता की जो संतान उत्पन्न होती है वह उस संतान में माता पिता के आधारभूत लक्षण तो रहते हैं, लेकिन उनके रंग रूप आकार स्वभाव में अंतर दिखाई पड़ता है और इसी अंतर को हम विभिन्नता कहते हैं। क्या कहते हैं? विभिन्नता। किसी भी जीव की जो उत्पन्न संतति है या नया जीव है उसके गुणों में जो अंतर होता है उसको हम क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। अब विभिन्नताएं 2 तरह की होती हैं बच्चों। एक दैहिक विभिन्नताएं होती हैं और दूसरी आनुवंशिक विभिन्नताएं होती हैं। दैहिक विभिन्नताएं वे विभिन्नताएं जो पर्यावरण के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं उनको हम दैहिक विभिन्नताएं कहते हैं।
और जो आनुवंशिक लक्षणों के फलस्वरूप उत्पन्न होती है उनको हम कहते हैं, कौन सी विभिन्नता जो है, आनुवंशिक विभिन्नता कहते हैं। अब अगर गौर करें तो आप पाते हैं इतिहास में कि सबसे पहले मानव की जो उत्पत्ति है वह अफ्रीका में हुई, और अफ्रीका में आज भी मानव हैं। तो आप ये देखते हैं कि वह किस रंग रूप के होते हैं, लेकिन उस अफ्रीका से दुनिया के हर देश में मानव पहुंचा और वहाँ का पर्यावरण या वहाँ की जलवायु उनके ऊपर प्रभाव डाली, उनकी कार्य पद्धति, जिसके कारण अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाला मानव अलग अलग तरह का रंग हो गया, उनका आकार हो गया, जिससे आप पहचान लेते हैं कि ये इंग्लैंड के हैं, ये अमेरिका के हैं, ये अफ्रीका के हैं, ये इंडिया के हैं। क्योंकि उनके रंग रूप में जो विभिन्नताएं आई वह पर्यावरण के प्रभाव के कारण आई, और फिर वह धीरे धीरे आनुवंशिक होती चली गई, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी ये लक्षण स्थानांतरित होते गए। विभिन्नताओं का मूल कारण क्या होता है? तो मूल कारण है कि लैंगिक जनन में जब डीएनए की कॉपी बनती है तो उस समय अपने आप कोई न कोई त्रुटि आ जाती है, और उस त्रुटि के कारण विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है। जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर, यानी जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र हैं, समजात गुणसूत्र, दोनों एक दूसरे पर जब ओवरलैप करते हैं इस तरह से, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से, तो क्या होता है कि समजात जो खंड होते हैं वह एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो इसके कारण भी विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है। संतान को माता पिता से बराबर आनुवंशिक पदार्थ प्राप्त होता है, जिसमें जीन परस्पर क्रिया द्वारा या क्रिया करके अनेक नए विकल्पों को भी जन्म दे सकता है। संतानों में लिंग और विभिन्नताएं हमेशा संयोग पर निर्भर करती हैं कि पिता का कौन सा नर शुक्राणु मादा युग्मक के साथ क्या करता है, संयोग कर। ये कोई नहीं जानता, ये संयोग की बात ही है कि बनने वाला जो संतान है वह मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, यह जो है गुणसूत्रों के ऊपर निर्भर करता, संयोग पर निर्भर करता है कि कौन किससे मिल रहा है या संयोग कर रहा है। तो ये इस कारण ये सारी विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब बच्चों, किसी भी जाति का जो जीव होता है वह उसी जाति के जीव द्वारा उत्पन्न होता है। मनुष्य से मनुष्य का बच्चा उत्पन्न होता है, शेर है, शेर से शेर का बच्चा उत्पन्न होता है, बंदर से बंदर का बच्चा उत्पन्न होता है। उसी तरह से पेड़ पौधों में है, आम के बीज से आम का पौधा, नींबू के बीज से नींबू का पौधा, या सरसों के बीज से सरसों का, मटर के बीज से मटर का पौधा उत्पन्न होता है। क्योंकि हर जीव के अंदर अपने अपने आनुवंशिक लक्षण होते हैं। तो माता पिता से जो लक्षण उनकी संतानों में स्थानांतरित होते हैं या वंशागति होते हैं, उनको हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। और आनुवंशिक लक्षणों का अगली पीढ़ी में वंशागति होना आनुवंशिकता कहलाता है, हेरिडिटी, या उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। माता पिता के जो आनुवंशिक लक्षण हैं उनका संतानों में स्थानांतरित होना या वंशागति होना क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। अंग्रेजी में इसको हेरिडिटी
या इनहेरिटेंस कहते हैं। अब एक है आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों, उनका प्रभाव तथा वंशागति का अध्ययन किया जाता है। तो जेनेटिक्स या आनुवंशिकी यह जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों के वंशागति का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकी के क्षेत्र में बहुत से वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया है, जैसे मेंडल हैं, टी.एच. मॉर्गन हैं, वैटसन हैं, पुनेट हैं, जिसमें कि वैटसन ने तो 1905 में सर्वप्रथम आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक या पिता कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं या आनुवंशिकी का जन्मदाता कौन है, तो आप बताएंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में थोड़ा सा जान ले बच्चों कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो होते हैं, इनका जन्म 22 जुलाई और 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के बून शहर में एक छोटे से गांव जिसे कहते हैं सेलिसियन में पैदा हुए थे, एक पादरी माली के घर। और 1847 ईस्वी में मेंडल एक गिरजाघर में पादरी नियुक्त हो गए। और जब वो पादरी नियुक्त हो गए तो वहाँ पर जो जमीन थी, जो प्रांगण था, वहाँ पर इन्होंने क्या किया कि मटर के बीज बोए, उससे पौधे उत्पन्न हुए। फिर दूसरी पीढ़ी में उन बीजों से दूसरे पौधों को उगाया, फिर तीसरी पीढ़ी में, और वो उसका अध्ययन करते रहे। एक पीढ़ी में जो पौधे उत्पन्न हुए वो कैसे थे, किस रंग के थे, क्या उनकी लंबाई थी, क्या कैसी उनकी फली थी। फिर दूसरी पीढ़ी में जाने पर वो कैसे हो गए, तीसरी पीढ़ी में कैसे हो गए। तो इस तरह से ये प्रयोग जो है मेंडल ये अपना करते रहे। मेंडल ने अपना जो प्रयोग है वह मटर के पौधे पर ही किया और उनकी सफलता का राज क्या है। तो पहले जाने कि मेंडल ने जो प्रयोग किया बच्चों, जैसे शुद्ध लक्षणों को लेकर के परस्पर विरोधी लक्षण, जैसे मटर का पुष्प है लाल पुष्प वाली मटर और सफ़ेद पुष्प वाली मटर। ये शुद्ध लाल और शुद्ध सफ़ेद पुष्प वाली मटर के बीच में संकरण कराया तो पहली पीढ़ी में जो पौधे उत्पन्न हुए वे सभी लाल पुष्प वाले पौधे उत्पन्न हुए। जो लाल पुष्प वाले हुए तो कहा गया ये प्रथम पीढ़ी के पौधे हैं। फिर उन्होंने प्रथम पीढ़ी में जो पौधे उत्पन्न हुए थे उनमें स्वयं परागण कराया, और फिर जो पौधे उत्पन्न हुए वह दूसरी पीढ़ी के पौधे कहलाए। तो उस दूसरी पीढ़ी में जो पौधे उत्पन्न हुए वह 3:1 के अनुपात में उत्पन्न हुए, यानी 3 लाल पुष्प वाले पौधे हुए और एक जो है सफ़ेद पुष्प वाले पौधे प्राप्त हुए। और फिर तीसरी पीढ़ी में उन्होंने पौधों को उगाया। तो इस तरह से वो क्रम से जो है कई पीढ़ियों तक मटर के पौधों पर अपना प्रयोग करते रहे। अब उनकी जो सफलता का कारण है बच्चों वो ये है कि मेंडल की जो कार्य पद्धति थी, कार्यविधि थी, और अपने प्रयोग के लिए चयन की गई जो सामग्री, तो चयन की गई सामग्री कौन थी? मटर का पौधा। अब कार्य पद्धति क्या थी उनकी? मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। मैंने एक समय में उन्होंने केवल एक ही लक्षण लिया, चाहे वो मटर का
के पुष्प का रंग लिया और चाहे मटर के तने की लंबाई लिया, कोई भी एक लक्षण को लिया उन्होंने। दूसरा था कि मेंडल ने अपने प्रयोग को दूसरी और तीसरी पीढ़ी तक अध्ययन किया और जो भी उन्होंने प्रयोग किया उसका पूरा रिकॉर्ड रखा और सावधानी पूर्वक अध्ययन किया। उन्होंने केवल ऐसे पौधों का चयन किया जो आनुवंशिक रूप से शुद्ध थे और इसकी पुष्टि उन्होंने अगली पीढ़ी में स्वपरागण के परीक्षणों द्वारा की। उन्होंने संकरण के लिए सदैव स्वस्थ पौधों का ही चयन किया। उन्होंने शुद्ध और स्वस्थ लक्षणों वाले पौधों को वाटिका में अलग अलग क्यारियों में लगाया जिससे अन्य लक्षणों वाले पौधे उनसे मिलने न पाएं। स्वपरागण की संभावना समाप्त करने के लिए उन्होंने कुछ लंबे और कुछ छोटे पौधों के पुंकेसरों को काट दिया। ये इसका मतलब ये है कि जैसे पुंकेसर है तो पुंकेसर में से परागकण निकलेगा। अब दूसरे वाले पौधे के वर्तिकाग्र पर उसे जाना है और पहला वाला जो पौधा है उसमें पुंकेसर भी है और उसमें वर्तिकाग्र भी है, तो दूसरे वाले का जो पुंकेसर है उसको काट दिया ताकि वह उस पर न गिरने पावे, क्योंकि कृत्रिम परागण कराया जा रहा है कि एक पौधे का परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर ले जाना है, परागण कराना है। इसलिए उनके परागकणों को पहले से ही क्या कर देते हैं, काट देते हैं और वर्तिकाग्र को पहले से ढके रहते हैं ताकि दूसरे पौधे के परागकण उस पर गिरने न पाएं। तो ये इनकी कार्य पद्धति रही है। दूसरा है उन्होंने जो चयन किया, मटर के ही पौधे का चयन क्यों किया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मटर का पौधा एक वार्षिक पौधा होता है और एक साल में कई बार उसे उगाया जा सकता है और उसकी दूसरी तीसरी पीढ़ी तक अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। मटर का पौधा जो होता है वह द्विलिंगी होता है। मटर के पौधे में कृत्रिम परागण आसानी से कराया जा सकता है। स्वनिषेचन के कारण मटर के पौधे जो होते हैं समयुग्मजी होते हैं, अतः पीढ़ी दर पीढ़ी इनके पौधे शुद्ध लक्षण वाले बने रहते हैं। और मटर के पौधों में 7 जोड़ी परस्पर विरोधी लक्षण पाए जाते हैं। वो कौन कौन है इसको समझिए। पहला, तने की लंबाई। अब इसमें परस्पर विरोधी क्या हुआ, लंबापन बौनापन, यानी कि लंबे वाले पौधे भी होते हैं मटर के और बौने पौधे भी होते हैं। तो तने की लंबाई में हो गया लंबापन और बौनापन। और दूसरा है पुष्पों की स्थिति, यानी अक्षीय स्थिति और अग्रस्त स्थिति। फली का रूप चपटी फली है या संकीर्णित फली। फली का रंग हरा और पीला। बीज की आकृति गोल और झुर्रीदार। बीज पत्रों का रंग पीला तथा हरा। बीज चोल का रंग धूसर तथा श्वेत। तो ये हैं 7 जोड़ी परस्पर विरोधी लक्षण मटर के, इसलिए मटर के पौधे का चयन किया गया। एक तो यह एक वार्षिक होता है, एक साल में कई बार उगाया जा सकता है, और दूसरा यह द्विलिंगी होता है, और तीसरा इसमें कृत्रिम परागण आसानी से कराया जा सकता है, और स्वपरागण होने पर कई पीढ़ियों तक इसमें शुद्धता बनी रहती है, तथा मटर में परस्पर 7 जोड़ी विरोधी लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया। अब है बच्चों कुछ
आनुवंशिकता से संबंधित शब्दावली हैं। जैसे है प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण। कौन प्रभावी है और कौन अप्रभावी है। तो प्रभावी की अंग्रेजी होती है डोमिनेंट और अप्रभावी की होती है रेसेसिव। तो जब परस्पर विरोधी लक्षण वाले पौधों को लेकर संकरण कराया जाता है, पहली पीढ़ी की संतान में जो लक्षण दिखाई पड़ता है उसको प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण छुपा रहता है, नहीं दिखाई पड़ता है, उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे लाल पुष्प वाली मटर और सफ़ेद पुष्प वाली मटर के बीच में जब संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न होती हैं वे सभी लाल पुष्पों वाली ही उत्पन्न होती हैं। यानी लाल रंग पहली पीढ़ी की संतान में दिखाई पड़ता है, इसलिए यह प्रभावी लक्षण है, और सफ़ेद रंग नहीं दिखाई पड़ता है, इसलिए यह अप्रभावी है। ऐसे ही पौधों के तने की लंबाई, लंबा तना और बौना तना। तो जो लंबा तना है वह प्रभावी लक्षण है और बौना तना अप्रभावी लक्षण है। जैसे बीज है, बीज की आकृति गोल और झुर्रीदार, झुर्रीदार यानी पिचकी हुई जो रहती है मटर, तो गोल जो है प्रभावी लक्षण है और झुर्रीदार जो होता है वह अप्रभावी लक्षण है। बीज का जो रंग होता है, पीला बीज है और हरा बीज, तो जो पीला रंग है वह प्रभावी है और हरा रंग अप्रभावी है। तो समझ में आया? प्रभावी किसे कहा जाएगा? जो पहली पीढ़ी में दिखाई पड़ेगा लक्षण वह प्रभावी है, जो नहीं दिखाई पड़ेगा, छुपा रहता है, वह अप्रभावी होता है। अब इसके बाद है एरिली या एरिलोमार्फ। तो परस्पर विरोधी लक्षण वाले जोड़ों के जो जीन होते हैं वो कहलाते हैं एलिल या एरिलोमार्फ। जैसे मटर के पुष्प का रंग जो है लाल और उसका विरोधी क्या हुआ? सफ़ेद। तो लाल और सफ़ेद परस्पर एक जोड़ी विरोधी लक्षण है, तो ये क्या कहलाएंगे? एलिल या एरिलोमार्फ कहलाएंगे। फिर है संकर। जब परस्पर विरोधी लक्षण वाले या तुलनात्मक लक्षण वाले पौधों के बीच में निषेचन कराया जाता है तो उससे जो उत्पन्न संतान होती है उसको संकर संतान या हाइब्रिड संतान कहते हैं। संकर छोटा सा रहेगा इसमें, संकर संतान या हाइब्रिड संतान कहते हैं, और यह क्रिया कहलाती है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। जैसे लंबे तने वाले मटर के पौधे का बौने तने वाली मटर के पौधे के साथ क्रॉस कराया जाता है तो अगली पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न होती है उसमें दोनों के जीन रहते हैं। लंबापन का भी जीन रहता है और बौनापन का भी जीन रहता है, इसलिए वह संतान शुद्ध नहीं है। उसको हम क्या कहेंगे? संकर संतान कहेंगे। जो शुद्ध संतान नहीं है उसको हम क्या कहेंगे? संकर संतान कहेंगे या हाइब्रिड कहेंगे। अब इसके बाद है संकरण। जो होता है दो तरह का होता है, एक संकर संकरण है और दुई संकर संकरण है। एक संकर संकरण का क्या अर्थ है? जब एक जोड़ी परस्पर विरोधी लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाता है तो यह एक संकर संकरण कहलाता है। जैसे लाल पुष्प वाली मटर, यानी पुष्प का रंग, केवल एक लक्षण पुष्प का रंग, अब रंग में विरोधी यानी लाल और
सफेद वो मटर के बीच में जब संकरण कराएंगे तो यह एक संकर संकरण कहलाता है। और जब दो जोड़ी परस्पर विरोधी लक्षणों को लेकर के एक ही जात के दो सदस्यों के बीच में संकरण कराया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। दो जोड़ी परस्पर विरोधी लक्षण, जैसे मटर का जो बीज है उसकी आकृति और उसका रंग, यानी दो लक्षण लिया जाए, एक आकृति लिया जाए और दूसरा क्या हो जाएगा, रंग। अब आकृति में एक जोड़ी होंगे गोल झुर्रीदार, इसी तरह रंग में पीला और हरा। तो जब गोल पीला मटर का झुर्रीदार हरी मटर के बीच में संकरण कराया जाता है तो इस तरह का संकरण द्विसंकर संकरण कहलाता है। और यदि दो से अधिक परस्पर विरोधी लक्षणों को लेकर के संकरण कराया जाता है तो उसे हम कहते हैं बहुसंकर संकरण। अब इसके बाद है संकर पूर्वज संकरण। यह संकरण संतान तथा उसके जनक में से किसी एक के साथ अगर कराया जाए तो उसे कहा जाएगा संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस। जैसे लाल पुष्प वाली मटर का संकरण सफेद पुष्प वाली मटर से कराया गया, उसकी पहली पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न हुई सभी लाल पुष्प वाली प्राप्त हुई। अब इस प्रथम पीढ़ी की संतान का संकरण उसके पेरेंट्स के साथ कराया जाए, चाहे माता के साथ या पिता के साथ, तो उसको कहते हैं संकर पूर्वज संकरण। यानी जो संकर संतान उत्पन्न हुई है उसका उसके पूर्वज से संकरण कराया जाता है तो संकर पूर्वज संकरण कराता है। टेस्ट क्रॉस, इसमें भी है कि पहली पीढ़ी की जो संकर संतान है उसका संकरण है उसके पूर्वज के अप्रभावी लक्षण वाले से संकरण कराया जाए तो यह टेस्ट क्रॉस कहलाता है। यानी दूसरी पीढ़ी में या पहली पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न हुई उसका संकरण माता या पिता में से, अब जिसका भी लक्षण अप्रभावी हो, जैसे लाल रंग प्रभावी है सफेद रंग अप्रभावी है, तो सफेद रंग किसका भी रहेगा, माता का या पिता किसी का भी, तो उस सफेद रंग वाले पुष्प वाली मटर से जब पहली पीढ़ी की संतानों का संकरण कराया जाएगा तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। फिर समयुग्मनज, यानी ऐसा युग्मनज है जिसमें जो लक्षणों का जोड़ा हो वह बिल्कुल एक हो, एक जैसा हो। जैसे अगर जीन को लंबापन को हम कर रहे हैं तो कैपिटल टी दोनों हो तब तो वह समयुग्मनजी कहलाएगा, और एक कैपिटल टी हो गया और एक स्मॉल टी हो गया तब वह कहलाएगा विषम युग्मनज। यानी जो परस्पर विरोधी या जो एक जोड़ी लक्षणों के जीन हैं वो जीन अगर एक जैसे हैं तब तो वह समयुग्मनजी कहलाएगा, और दोनों अलग अलग हैं तब कहलाएगा विषम युग्मनजी। इसके बाद है फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप लक्षण है किसी भी जीव के बाह्य लक्षणों को, जो बाहर से दिखाई पड़ने वाले लक्षण होते हैं। जैसे पुष्प का रंग बाहर से दिखाई पड़ता है तो बाहर से दिखाई देने वाला जो लक्षण है, या पौधे का लंबा है कि बौना है ये दिखाई पड़ रहा है, तो बाहर से दिखाई पड़ने वाला जो लक्षण होता है उसको कहते हैं फिनोटाइप। और जीनी संरचना वाला, जो जीन की संरचना है
यानी उसके पुष्प के जीन की संरचना वाला जो लक्षण होता है उसको कहते हैं जीनोटाइप। क्या कहते हैं उसको? जीनोटाइप। तो ये सब फिनोटाइप, जीनोटाइप और टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, संकरण है, एक संकरण है, दुई संकरण है, बहु संकरण है, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, एलील या एलिलोमार्फ। तो ये आनुवंशिकता से संबंधित शब्दावलियां रही हैं बच्चों। इनको बताना आवश्यक था क्योंकि आगे जो मेंडल के प्रयोग हम बताएंगे वहां पर इन शब्दों का बार बार प्रयोग होगा। तो पहले से आप जानते रहेंगे तो यह समझ पाएंगे, और यदि नहीं जानते रहेंगे तो ये नहीं समझ पाएंगे ये क्या चीज़ है। तो इस तरह से आज हमने आपको विभिन्नताएं, आनुवंशिकता और आनुवंशिकता के जनक और अपने प्रयोग में क्यों वे सफल रहे और आनुवंशिकता से संबंधित शब्दावलियों के बारे में बताया। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। गुड बाय, थैंक यू बच्चों।